गुड मॉर्निंग। पार्टनरशिप सेकंड, नए साझेदार का प्रवेश। इस चैप्टर का सबसे लास्ट का पॉइंट है पूंजी का समायोजन या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल या पूंजी का समायोजन दो तरीके से किया जा सकता है। एक है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन, और दूसरा इसका जस्ट उल्टे का मतलब पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी निकालना। पहला है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। कई बार क्या होता है कि हम नए साझेदार को फर्म में प्रवेश देते हैं। ये जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी मैंने कहा था कि नया साझेदार अपने हिस्से की पूंजी और ख्याति की राशि लेके आता है। अब जब वो पूंजी की राशि लेके आता है तो दोनों पुराने साझेदार भी हो सकता है कि ये डिसाइड करें कि वह भी अपनी पूंजी को नए लाभ विभाजन अनुपात में ही रख ले, या उन तीनों को मिलाकर उनका जो भी अनुपात है उस अनुपात में अपनी पूंजी को समायोजित कर दें। अब अगर वो पूंजी का समायोजन पुराने भी नए के आधार पर करना चाहता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि नए साझेदार की पूंजी के आधार पर या नया साझेदार जो पूंजी लेके आ रहा है उसके आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे, और फिर उस फर्म की कुल पूंजी को नए लाभ विभाजन अनुपात में, कौन से अनुपात में, नए लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे। और उस नए लाभ विभाजन अनुपात को बांटकर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उस अनुपात में उस पूंजी को लिखेंगे, और फिर उसके अनुसार पुराने साझेदार भी आवश्यकता अनुसार नकद लाएंगे अथवा ले जाएंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पुराने साझेदार समायोजन नकद के माध्यम से करना चाहते हैं तो नकद टू कैश और बाय कैश से समायोजन किया जाएगा। वहीं अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वह चालू खातों के माध्यम से समायोजन करना चाहते हैं तो ऐसी स्थिति में टू करंट अकाउंट और बाय करंट अकाउंट करके समायोजन किया जाएगा। पढ़ के बता देती हूँ क्या है। कई बार जब फर्म में नया साझेदार प्रवेश करता है तो पुराने साझेदार फर्म की पूंजी को नए लाभ विभाजन अनुपात में रखना चाहते हैं। वही बात हो रही है। इसके लिए पुराने साझेदार आवश्यकता अनुसार, पुराने साझेदार अगर नए विभाजन में रखना चाहते हैं तो आवश्यकता अनुसार फर्म में पूंजी के रूप में नकद लाएंगे अथवा ले जाएंगे। पूंजी का ये समायोजन नकद के साथ साथ चालू खातों के माध्यम से भी किया जा सकता है, यानी करंट अकाउंट के माध्यम से भी किया जा सकता है। इसके लिए निम्नलिखित चरण अपनाए जाते हैं। इसके लिए क्या क्या स्टेप अपनाओगे? सबसे पहले तो किसी भी सवाल में अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो बड़े क्वेश्चन में सबसे पहले तो हम पुनर्मूल्यांकन खाता या मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे सर्वप्रथम। उसके बाद हम क्या करेंगे, साझेदारों का पूंजी खाता या पार्टनर की कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ जो चरण अपनाएंगे वो पार्टनर की कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं। सर्वप्रथम समस्त साझेदारों की पूंजी खातों में आवश्यकता अनुसार समायोजन कर दिए जाएंगे। समायोजन कर दिए जाएंगे से मेरा मतलब है कि हम नया आने वाला साझेदार अपने हिस्से की ख्याति की राशि लेके आता है तो ख्याति को क्या करेंगे, पुराने साझेदार त्याग के अनुपात में बांट देंगे। उसी तरह फर्म में अगर पुराना कोई रिजर्व है, कोई लाभ है तो उसे भी पुराने अनुपात में बांट देंगे। तो यानी आवश्यकता अनुसार समायोजन कर दिए जाएंगे। फिर तत्पश्चात नए साझेदार की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात की जाएगी। नए साझेदार जितनी पूंजी लेके आएगा वो क्वेश्चन में दे रखा होगा, उस पूंजी के आधार पर हम फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करेंगे। थर्ड पॉइंट है नई फर्म की कुल पूंजी को, यानी सेकंड पॉइंट में जो कुल पूंजी आएगी, नई फर्म की कुल पूंजी को लाभ विभाजन अनुपात में बांट दिया जाएगा। यानी सेकंड पॉइंट से जो पूंजी हम ज्ञात करेंगे उस पूंजी को लाभ विभाजन अनुपात में बांट देंगे, और फिर उसे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी में लिख दिया जाएगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंस सीडी में लिख देंगे। तत्पश्चात बैलेंसिंग फिगर ज्ञात किया जाएगा। उसके पश्चात बैलेंसिंग फिगर ज्ञात किया जाएगा।
अगर क्वेश्चन में समायोजन नकद के माध्यम से है तो टू कैश और बाय कैश किया जाएगा। अगर समायोजन करंट अकाउंट के माध्यम से है या चालू खाते के माध्यम से है तो टू कैश या बाय कैश किया जाएगा। तो नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन इस तरह से किया जाएगा। इसके लिए एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उस पॉइंट को और अच्छे से डिटेल में समझते हैं। एम और एन एक फर्म में समान अनुपात में साझेदार है। 31 मार्च 2017 को उनका चिट्ठा निम्नानुसार था। जनरल रिजर्व 8,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,000, बैंक ओवरड्राफ्ट 40,000, क्रेडिटर 36,000, कैपिटल एम की 30,000 और एन की 20,000, कैश इन हैंड 1,500, इन्वेस्टमेंट 30,000, डेटर 57,000, फर्नीचर 4,000, स्टॉक दे रखा है 10,500 का, बिल्डिंग 30,000 और पेटेंट की वैल्यू है 3,000। इस तरह बैलेंस शीट की टोटल है 1,36,000। दो साझेदार हैं एम और एन और समान अनुपात में साझेदार हैं, यानी लाभ हानि का विभाजन किस तरह करते हैं, समान करते हैं। आगे शर्तें लिखी हुई है नीचे। उन्होंने ओ को साझेदार बनाया। पहली शर्त है देनदार पर 10% वार्षिक दर से डूबत ऋण आयोजन बनाना है, यानी हमें क्या बनाना है, पीपीटी बनाना है। दूसरा समायोजन है फर्नीचर का मूल्य 25% से कम करना है। फर्नीचर के मूल्य में क्या करना है, 25% की कमी करनी है। मैंने तुम्हें ये कहा था कि जब हम प्रवेश का बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो असेट्स और लायबिलिटीज़ का क्या किया जाता है, पुनर्मूल्यांकन किया जाता है। तो पुनर्मूल्यांकन में सारी असेट्स का वापस मूल्य निकाला जाता है। तो ये कह रहा है कि देनदारों पर 10% आयोजन बनाना है, फर्नीचर का मूल्य में 25% की क्या करनी है, कमी करनी है। तीसरा पॉइंट है विनियोग का मूल्य 5% से बढ़ाना है, यानी ये भी एसेट्स है, इसको 5% से हमें क्या करना है, बढ़ाना है। चौथा पॉइंट है ओ 25,000 रुपये पूंजी के लाएगा। ओ पूंजी के कितने पैसे लेके आएगा, 25,000, और उसे लाभों में 1/3 हिस्सा दिया जाएगा। उसे भी लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा, 1/3 हिस्सा मिलेगा। ख्याति के 5,000 रुपये लाएगा और गुडविल कितनी लेके आएगा, वो 5,000 रुपये लेके आएगा। पांचवा पॉइंट आ गया, एक लेनदार 1,700 रुपये का है जो मृत है। भविष्य में इस खाते में कोई दायित्व उत्पन्न नहीं होगा, यानी लेनदार मृत है, उसका मतलब लेनदार के दायित्व में क्या करनी है, हमें कमी करनी है। एकस्व मूल्यहीन है। मूल्यहीन है यानी उसको मार्केट में आज अगर बेचने जाते हो तो एक भी पैसा वसूल नहीं होगा। तो एकस्व या पेटेंट को हमें ख़त्म करना है। तो लायबिलिटी असेट्स में क्या करनी है, पूरी तरह से कमी करनी है। 7वां पॉइंट दे रखा है भवन का मूल्य 25% से बढ़ाना है। भवन वापस वही असेट्स हो गई, इस असेट्स का मूल्य 25% से क्या करना है, बढ़ाना है। स्टॉक का मूल्य 9,000 तक कम करना है। 9,000 तक कम करना है मतलब स्टॉक देखो बैलेंस शीट में 10,500 दे रखी है और यहाँ लिखा है 9,000 तक कम करना है, यानी हमें 9,000 तक ला के छोड़ना है। तो कमी कितने की हो जाएगी, 10,500 में से 9,000 तक ला के छोड़ना है तो कितने की कमी करनी है, 1,500 रुपये की कमी करनी है। फिर ये कह रहा है कि पुराने साझेदारों की पूंजी उसी के आधार पर मतलब ओ के आधार पर समायोजित की जाएगी। पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदारों की पूंजी खाते और चिट्ठा बनाइए। इस क्वेश्चन में इसने ये नहीं लिखा है कि समायोजन नकद से करना है या चालू खाते से करना है। तो अगर नहीं लिखा हुआ है तो हम समायोजन किससे करेंगे, चालू खाते से करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें लायबिलिटी और एसेट्स में जो कमी और वृद्धि दे रखी है उन सब कमी और वृद्धि को लेकर पहले तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, फिर दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जिसमें उसके पार्टनर की कैपिटल लिखेंगे, गुडविल का समायोजन करेंगे, जनरल रिजर्व और फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है तो वो दोनों साझेदार आपस में क्या करेंगे, उसको बांट देंगे। फिर रिवैल्यूएशन निकालेंगे तो रिवैल्यूएशन का जो प्रॉफिट और लॉस आएगा उसको भी पार्टनर्स कैपिटल में लेके आएंगे। और फिर पार्टनर्स कैपिटल में ओ की पूंजी 25,000 है तो उस 25,000 रुपये की पूंजी के आधार पर फर्म की कुल पूंजी ज्ञात करके फिर दोनों साझेदारों की पूंजी का उसके आधार पर क्या करना है, हमें समायोजन करना है। और फिर पूंजी का समायोजन करने के बाद बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, वो टू कैश या बाय कैश बनेगा। और ये सब कुछ करने के बाद लास्ट पॉइंट आएगा हमारा चिट्ठा। चिट्ठे में हम सारी एसेट्स और लायबिलिटीज़ में जो कमी या वृद्धि करी है उसको लेंगे, कमी वृद्धि को बताते हुए और नए साझेदार की पूंजी को डालेंगे। फिर जनरल रिजर्व वगैरह हमने बांट दिया है तो उन सबको हटा देंगे
और उसके बाद हम लास्ट में उसका क्या तैयार करेंगे, चिट्ठा तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें तैयार करना है उसकी रिवोल्यूशन अकाउंट। तो रिवोल्यूशन अकाउंट में जो पॉइंट सबसे पहले लेंगे वो पॉइंट कौन सा होगा, देनदारों पर 10% की दर से आयोजन बनाना है। वो पॉइंट लेकर हम रिवोल्यूशन बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट था देनदारों पर 10% की दर से डुबत ऋण आयोजन बनाना। जब तुम्हें रिवोल्यूशन अकाउंट बताया था तो ये कहा था कि देनदारों पर जो भी आयोजन बनाएंगे उसको लायबिलिटी मानेंगे। बैलेंस शीट में कहीं पर भी आयोजन हमें नहीं दे रखा है, तो यहाँ आयोजन बनाना है तो लायबिलिटी बनानी है। लायबिलिटी जब बढ़ेगी, असेट्स में कमी और लायबिलिटी की वृद्धि कहाँ पर आती है आपकी 2 में। तो लायबिलिटी बढ़ाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 2 PBD, प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स। अब डेटर हमारे दे रखे थे 57,000 रुपये के। 57,000 पे 10% लायबिलिटी बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 5,700। यहाँ पर लिख देती हूँ 57,000 का 10%, ठीक है। फिर सेकंड पॉइंट दे रखा था फर्नीचर का मूल्य 25% से कम करना है। बैलेंस शीट में फर्नीचर का मूल्य 4,000 रुपये दे रखा था। फर्नीचर क्या है, असेट्स है। असेट्स की कमी रिवोल्यूशन में कहाँ पर आती है, वापस वही 2 में। तो 2 फर्नीचर, 4,000 रुपये का फर्नीचर था, उसमें क्या करना है हमें 25% से कम करना है। तो 4,000 का 25% हमने क्या करना है, कम करेंगे। 4,000 का 25% हो जाएगा 1,000। ये तो लायबिलिटी की वृद्धि और ये असेट्स की कमी। फिर उसके बाद आओ तीसरे पॉइंट पे, विनियोगों का मूल्य 5,000 से बढ़ाएंगे। तो विनियोग असेट्स की कमी 2 में, असेट्स की वृद्धि बाय में। तो बाय इन्वेस्टमेंट, अब यहाँ परसेंटेज नहीं दे रखा है तो डायरेक्ट आ जाएगा कितने से बढ़ाना है, 5,000 रुपये से बढ़ाना है। 3 पॉइंट हो गए। तीसरे पॉइंट के बाद चौथा पॉइंट हमारे यहाँ पर बैलेंस रिवोल्यूशन में काम में नहीं आएगा। 5वें पॉइंट पे आओ। 5वां पॉइंट है एक लेनदार 1,700 रुपये का है जो मृत है, मर गया है लेनदार। तो लायबिलिटी में वापस वही कमी करनी है। लायबिलिटी की कमी कहाँ पर आएगी आपकी, बाय में। बाय क्रेडिटर कितने का, 1,700 रुपये की कमी हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है एकस्व यानी पेटेंट मूल्यहीन है यानी उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो असेट्स में कमी करनी पड़ेगी। तो 2 पेटेंट पूरा का पूरा अमाउंट आ जाएगा क्योंकि मूल्यहीन 1 भी रुपया प्राप्त नहीं होंगे। तो अमाउंट कितना आ गया, 3,000 रुपये। फिर उसके बाद है आपका नेक्स्ट पॉइंट, भवन का मूल्य 25% से बढ़ाना। भवन यानी बिल्डिंग, असेट्स बढ़ेगी तो बाय वाली साइड में बाय बिल्डिंग। भवन का मूल्य दे रखा था 30,000, तो 30,000 पे 25% हमें क्या करना है, बढ़ाना है। तो 30,000 का 25% बढ़ाओगे ये आ जाएगा आपका 7,500 रुपये हमने बढ़ा दिए। फिर इसी में रिवोल्यूशन का ही लास्ट पॉइंट, स्टॉक का मूल्य 9,000 तक कम करना। बता दिया मैंने स्टॉक के मूल्य में क्या करनी, 10,500 है और 9,000 पर ला के छोड़ना है। तो 2 स्टॉक ब्रैकेट में लिख दो, 10,500 माइनस 9,000 कितने की कमी करी, 1,500। तो यहाँ वाला पक्ष क्या था, असेट्स की कमी और लायबिलिटी की वृद्धि, और ये वाला पक्ष था असेट्स की वृद्धि और लायबिलिटी में कमी। ये असेट्स और लायबिलिटी सारी लेने के बाद इसका क्या निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। जब हम क्रेडिट पक्ष की टोटल करेंगे तो 5,000 प्लस 1,700 प्लस 7,500 ये आएगा हमारे पास 14,200। डेबिट पक्ष टोटल करेंगे 5,700 प्लस 1,000 प्लस 3,000 प्लस 1,500 ये आएगा 11,200। तो 14,200 माइनस 11,200 करेंगे तो कितना बैलेंसिंग फिगर बैठेगा, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये कौन बांटेगा, ए और बी। तो 2 पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पर ए और बी नहीं है, कौन है, एम और एन है। तो जो नाम है उसके अकॉर्डिंग चले जाएंगे, एम और एन। कितने का बैलेंसिंग फिगर आया था, 3,000 रुपये। और जो कि फर्स्ट लाइन में लिखा था सवाल में कि एम और एन क्या है, बराबर के साझेदार है, तो 3,000 रुपये को वो दोनों बराबर बांटेंगे। तो एम को भी 1,500 रुपये मिलेंगे और एन को भी कितने मिलेंगे, 1,500 रुपये। ये तो हमारा कंप्लीट हुआ रिवोल्यूशन अकाउंट। इसी रिवोल्यूशन अकाउंट के बाद नेक्स्ट अकाउंट बनाएंगे पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जब स्टार्ट किया था तो कहा था सबसे पहले पार्टनर की क्या आएगी, कैपिटल आएगी। तो सबसे पहले उसकी कैपिटल जो हमें बैलेंस शीट में दे रखी होती है, तो बाय बैलेंस
बी डी। एम की कैपिटल मुझे बैलेंस शीट में दे रखी थी 30,000 और एन की बैलेंस शीट में कैपिटल दे रखी थी 20,000। उसके बाद जो उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट मैंने छुड़वा दिया था अभी, उसके वो उस पर आ जा, उसमें लिखा हुआ वो 25,000 रुपये पूंजी के लाएगा। तो जब वो पूंजी के पैसे लाएगा तो क्या लिखेंगे, बाय कैश, और किसके खाते में लिखेंगे, ओ वाले में लिखेंगे 25,000 रुपये। फिर ये जो रिवोल्यूशन का प्रॉफिट 2 में आया था वो यहाँ पर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाय में। तो बाय रिवोल्यूशन किसको देंगे, एम और एन को। तो खाली एम और एन में ही आएगा। एम में आ गया 1500, एन में भी आ गया 1500। फिर ओ अपने हिस्से की ख्याति के 5,000 रुपये लाएगा। तो बाय गुडविल कितनी है, 5,000 रुपये। चूँकि नया अनुपात भी बराबर ही आएगा इसलिए कि त्याग का अनुपात भी क्या रहेगा, इनका बराबर रहेगा, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है इसलिए। तो 5,000 को ये दोनों बांटेंगे तो गुडविल का पॉइंट आएगा 2500 रुपये। कौन से अनुपात में बांटा इन्होंने, त्याग के अनुपात में बांटा। उसके बाद बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व दे रखा था, जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व करके बटेगा। ये सारे पॉइंट्स मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुकी हूँ। जनरल रिजर्व 8,000 रुपये दे रखा था, 8,000 को दोनों बांटेंगे तो 4,000 और 4,000। कौन बांटेगा, एम और एन ही बांटेंगे। फिर एक पॉइंट और दे रखा था, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी रिजर्व ही है। इस रिजर्व को भी दोनों बांट देंगे, 2,000 का था, आधा आधा ले लेंगे तो 1,000। ये सब कुछ करने के बाद हम इसका क्या निकालेंगे, टोटल करेंगे। यहाँ इसके बाद हम नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी ज्ञात करेंगे। तो नए साझेदार की पूंजी कितनी है, 25,000 रुपये दे रखी है। तो 25,000 रुपये अगर नए साझेदार की पूंजी है और उसका लाभ में हिस्सा दे रखा है क्वेश्चन में 1/3, तो 25,000 रुपये अगर वो लेके आता है कितने हिस्से के लिए, 1/3 हिस्से के लिए। तो इस 25,000 में 1/3 हिस्से के लिए लेके आता है तो इसके अकॉर्डिंग फर्म की कुल पूंजी कितनी हो जाएगी, क्या करेंगे, इसका उल्टा करेंगे। तो 25,000 इंटू 1/3 को उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/1। यह आएगा आपके पास 75,000। ये किसकी पूंजी है, फर्म की पूंजी है। ये किसकी पूंजी है, ओ की पूंजी है। अब फर्म इस पूंजी को क्या करेगा, लाभ विभाजन अनुपात में रखेगा। एम, एन और ओ का लाभ विभाजन अनुपात क्या है, बराबर है। तो 75,000 को वो 3 बांट देंगे तो 75,000/3, यानी उसकी पूंजी कितनी रहेगी, एल, एम की पूंजी भी 25,000, एन की पूंजी भी 25,000 और ओ की पूंजी भी 25,000। तो आज के पॉइंट के हिसाब से पहले हम उसको कहाँ लिखेंगे, बैलेंस शीट में लिखेंगे। टू बैलेंस CD, एम की भी 25,000, एन की भी 25,000 और ओ की भी 25,000। अब ये लिखने के बाद ओ का देखो खाता बंद हो गया है, ओ के 25,000 और ओ के 25,000। फिर एम की टोटल करेंगे 30,000, 1,500 और 2,500, 4,000 और 1,000। ये टोटल आएगी मेरे पास 39,000। उसी तरह एन की करेंगे तो ये आएगा 29,000। यहाँ भी मुझे यही टोटल चाहिए, 39,000 और 29,000, जबकि यहाँ मेरे पास कितना दे रखा है, 25,000। तो समायोजन किसके माध्यम से कहा तो मैं, कैश के माध्यम से। तो यहाँ लिखेंगे टू कैश बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पर 25,000 है, यहाँ पर कितना है, 39,000। 39,000 में से 25,000 माइनस करोगे कितनी कैश ज़्यादा है, 14,000 ज़्यादा है। यहाँ है 29,000 और यहाँ 25,000, तो यहाँ कैश कितनी ज़्यादा है, 4,000। तो ये बैलेंसिंग फिगर, ये क्या आया हमारा, बैलेंसिंग फिगर। इस तरह हमारा कौन सा खाता कंप्लीट होगा, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हम बनाएंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे पहले हमें दे रखी थी कैश। अब कैश का अमाउंट कैसे निकालोगे, फर्म में पुरानी कैश जो मौजूद थी वो कितनी थी, बैलेंस शीट में दे रखी थी 1,500 रुपये। फिर ओ लेके आया 25,000 रुपये। फिर ओ ख्याति के लेके आया 5,000 रुपये। फिर ये जो कि क्या आया है, टू कैश यानी ये माइनस में चला गया तो 14,000 भी माइनस में है और
4,000 भी माइनस में, इन सबको जोड़ के माइनस करोगे तो कैश का अमाउंट आएगा 13,500। जो पुरानी बैलेंस शीट है उसी को लेके चलेंगे। कैश के बाद पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे रखा था। पुरानी बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट का मूल्य था 30,000। हमने यहाँ इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये बढ़ा दिए थे, तो 30 में 5,000 रुपये बढ़ा दिए तो ये आ गए हमारे 35,000। फिर डेटर हमारे थे 57,000। 57,000 में से 5,700 का पीवीडी बनाया था। पीवीडी क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। तो 5,700 में से 57,000 में से 5,700 माइनस करोगे, ये आएगा 51,300। फिर है फर्नीचर में भी 1,000 रुपये की कमी करी थी, तो 4,000 की फर्नीचर था, 1,000 की कमी किया, फर्नीचर का मूल्य आ गया 3,000 रुपये। उसके बाद स्टॉक मैंने डायरेक्ट तुमसे कहा था 9,000 तक लेके आना है, तो 9,000 पर स्टॉक आ जाएगा। बिल्डिंग के मूल्य में क्या करा था, वृद्धि करी थी 7,500 की, तो 30 पुराना था और 7,500 की वृद्धि करी, तो अब बिल्डिंग का मूल्य कितना हो गया, 37,500। असेट्स हो गया। अब लायबिलिटी पक्ष में जनरल रिजर्व दे रखा था। जनरल रिजर्व हम बांट चुके हैं यहाँ पर, तो अब वापस नहीं आएगा। दूसरा दे रखा था इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, वो भी हम बांट चुके हैं, तो वो भी वापस नहीं आएगा। तीसरा दे रखा था बैंक ओवरड्राफ्ट, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा बैंक ओवरड्राफ्ट। उसमें हमने कुछ भी नहीं किया है, तो जो 40 पुराने दे रखे थे वो 40 ऐसे कैसे आ जाएंगे। फिर दूसरी मत दे रखी है क्रेडिटर दे रखे थे 36,000 के, जिसमें से 1,700 हमने मृत मान लिए या कम हो गए, तो 1,700 कम हो गए। अब कितने बचे, 34,300। और अब कैपिटल किसकी लिखेंगे, एन की तो लिखी हुई थी और अब ओ की भी लिखेंगे। और कैपिटल कौन सी वाली लिखेंगे, जो ये टू बैलेंस सीडी में आई, 25,000 25,000 और 25,000 25,000 25,000 और 25,000। इस तरह इसको पूरा करेंगे तो बैलेंस शीट की टोटल आएगी 1,49,300। ये है नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदार की पूंजी का समायोजन। सेकंड पॉइंट है पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर समायोजन। अभी तक तो हमने पढ़ा कि नए साझेदार पूंजी लेके आता है और उसके आधार पर पुराना साझेदार पूंजी का समायोजन करता है। अब अगर नए साझेदार की पूंजी आपको क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो तो आप किस तरह करोगे। कभी कभी प्रश्न में नए आने वाले साझेदार के हिस्से की पूंजी की राशि नहीं दी गई होती है। ऐसी स्थिति में पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दोनों पुराने साझेदारों की पूंजी का बैलेंसिंग फिगर ज्ञात किया जाएगा और तत्पश्चात नए साझेदार के हिस्से की पूंजी ज्ञात की जाएगी। वैसे ही रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल बनाने के बाद ए और बी अगर दोनों पुराने साझेदार हैं तो ए और बी की साझेदारों की पूंजी का बैलेंसिंग फिगर निकाल कर उसके हिस्से के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, नए साझेदार की पूंजी निकालेंगे। इसको भी एग्जांपल से करेंगे। जितने भी वीडियोस में जो एग्जांपल कराए हैं वो वापस खुद से करने की ट्राई करना, तभी खुद से सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो ये लास्ट पॉइंट है और चैप्टर 2 भी ख़त्म हो रहा है। तो चैप्टर 2 का लास्ट पॉइंट पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर समायोजन। इसमें क्वेश्चन बताती हूँ और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही फिर उसका सॉल्यूशन भी करेंगे। ए और बी जो कि लाभों को 2:1 में बांटते हैं, उनका स्थिति विवरण दे रखा है। बैंक ओवरड्राफ्ट 12,000, रिजर्व फंड 12,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 3,000, क्रेडिटर 20,000, कैपिटल है ए की 40,000 और बी की 30,000, डेटर 37,000, स्टॉक 20,000, इन्वेस्टमेंट 33,000, बिल्डिंग 25,000 और पेटेंट 2,000। बैलेंस शीट की टोटल है 1,17,000। सी को साझेदारी में सम्मिलित करते हैं। नया लाभ विभाजन अनुपात 3:2:1 है। सी समायोजन क्या कह रहा है, निम्न समायोजन के बाद सी आनुपातिक पूंजी की राशि लाएगा। यहाँ आनुपातिक पूंजी की राशि लाएगा बोला गया है, अमाउंट कितना है, कितनी राशि लेके आएगा ये नहीं कहा गया। तो नया वही बात हो गई कि पुराने साझेदार के आधार पर हमें निकालनी पड़ेगी। सी अपने हिस्से की ख्याति के 10,000 रुपये नकद लाएगा। गुडविल के कितने लेके आएगा, 10,000 रुपये। एक 500 रुपये का देनदार मर गया, उससे कुछ भी वसूल नहीं होगा।
देनदार मर गया तो असेट्स था, असेट्स में कमी करनी पड़ेगी। फर्म के पास 2600 रुपये मूल्य का पुराना कंप्यूटर है जिसे लेखा पुस्तकों में नहीं दिखाया हुआ है, उसका पुस्तकों में लेखा करना है। कंप्यूटर क्या होता है? असेट्स होता है। पुस्तकों में नहीं बताया है तो अब हमें बताना पड़ेगा, तो असेट्स में वृद्धि करनी है। फिर चौथा वापस वही पेटेंट मूल्यहीन है, बार बार यही पॉइंट आता है, बट पेटेंट क्या है? मूल्यहीन है। तो पेटेंट मूल्यहीन है का मतलब उसकी वैल्यू कितनी है? 0 है। फिर है लेनदारों पर 2% कटौती प्राप्त होगी। यहाँ पर देनदारों पर नहीं बल्कि किस पे प्राप्त होगी? लेनदारों पर 2% कटौती प्राप्त होगी। और छठा पॉइंट दे रखा है विनियोग का मूल्यांकन 28,000 रुपये पर। एक तो ये विनियोग का मूल्यांकन वाला पॉइंट थोड़ा सा नया पॉइंट आया है कि 28,000 रुपये मूल्यांकन किया गया। बैलेंस शीट में मूल्यांकन दे रखा है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है 33,000। अगर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट का मूल्य बढ़ जाता तो हम रिवॉल्यूशन में डायरेक्ट बढ़ा हुआ मूल्य के अकॉर्डिंग कर लेते, लेकिन यहाँ विनियोग का मूल्य क्या हो गया है? कम हो गया। और दूसरी बात यह है कि लायबिलिटी साइड में देखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना हुआ है, तो जब निवेश का मूल्य कम ज़्यादा होता है तो उसके लिए हम क्या बना के रखते हैं? फंड बनाते हैं। तो अगर कमी हो जाती है तो उस कमी को वो कहाँ से पूरा करते हैं? साझेदार उस फंड में से पूरा करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मूल्य वैसे तो 33 था, अब कम होकर कितना हो गया? 28,000 हो गया। यानी कितने की कमी हो गई? 5,000 रुपये की कमी हो गई। तो 5,000 रुपये की जो कमी है उसमें से फ़ंड कितने का बना हुआ है? 3,000 का बना हुआ है। तो 5 में से 3,000 रुपये तो साझेदार किससे पूरे कर लेंगे? फंड से पूरे कर लेंगे। और बाकी के बचे हुए 2,000 रुपये की जो कमी है, वो 2,000 रुपये की कमी वो कहाँ पर बताएंगे? रिवॉल्यूशन में बताएंगे। वृद्धि हो जाती तो पूरा का पूरा अमाउंट बता देते, लेकिन चूँकि कमी हो रही है, और कमी भी कितनी हो रही है? 5,000 की हो रही है। तो 3 का तो फंड है, तो 5 में से 3 तो हम फंड में से ले लेंगे, बाकी के बचे हुए 2,000 रुपये हम कहाँ से लेंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट से लेंगे। अगर यहाँ 4,000 की कमी होती तो 4 में से 3 हम कहाँ से लेते हैं? फंड से लेते हैं, और 1,000 रुपये रिवॉल्यूशन से लेते हैं। अगर कमी 3 की ही होती तो पूरा का पूरा फंड से ले लेते हैं, और ऐसी कंडीशन में रिवॉल्यूशन में कुछ भी नहीं आता। तो ये फंड बना होने की कंडीशन में एक नया पॉइंट था कि विनियोग का मूल्य क्या है? 28 में किया गया। बैलेंस शीट में उसकी वैल्यू कितनी दे रखी? 33 दे रखी। यानी मूल्य में क्या हो गई? कमी हो गई। वृद्धि होने पर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जितने की वृद्धि होती डायरेक्ट रिवॉल्यूशन अकाउंट में आ जाता, और ये जो फंड का पैसा है दोनों साझेदार आपस में बांट देते। लेकिन चूँकि कमी हुई है, और कमी कितने की हुई है? 5 की हुई है। फंड में से 3 ले लेंगे, 2,000 रुपये की और कमी है, वो 2,000 रुपये हम कहाँ से लेके आएंगे? रिवॉल्यूशन अकाउंट से लेके आएंगे। तो पुनर्मूल्यांकन, पूंजी का खाता और नई फर्म का चिट्ठा सबसे पहले बनाएंगे रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन में ये कहा था कि देनदार, सबसे पहले क्या पॉइंट था हमारा? 500 रुपये का देनदार मर गया, उससे कुछ भी वसूल नहीं होगा। तो देनदार यानी असेट्स, असेट्स में कमी हो गई, तो यहाँ पर लिखेंगे आपका टू डेटर्स 500 रुपये। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट था हमारा, फर्म के पास 2600 रुपये का कंप्यूटर है। कंप्यूटर यानी असेट्स में वृद्धि करनी है, बाय कंप्यूटर 2600 रुपये का कंप्यूटर लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पेटेंट मूल्यहीन है, वही पेटेंट की बात आ गई। मूल्यहीन यानी असेट्स में कमी करनी है। पेटेंट दे रखे थे 2,000 रुपये की, तो ये कमी हो गई। फिर था लेनदारों पर कटौती। देनदारों पर कटौती होती है तो 2 में आता है, लेनदारों पर होती है तो बाय में। तो बाय रिजर्व फॉर क्रेडिटर कितने परसेंट कटौती? 2%। तो क्रेडिटर दे रखे थे 20,000 का, 20,000 पे 2% कटौती करेंगे तो ये अमाउंट आएगा हमारे पास 2,000 का 2% 400 रुपये। और लास्ट पॉइंट इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट डिटेल में बता दिया। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा? सिर्फ 2,000 ही आएगा। 2,000 क्यों आया? 5 की कमी हुई, 5 में से 3 फंड में से लिए, बाकी के बचे हुए 2,000 हम यहाँ से लेंगे। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 2,000 प्लस 2,000 प्लस 500, 4,500। यहाँ पर हो रहे हैं 2,600 प्लस 400 3,000। 3,000 में से 4,500 माइनस 3,000 करोगे तो पार्टनर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 1,500। बाय पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, 1,500 रुपये को दोनों बांटेंगे तो 1,000 और
500, उनका अनुपात दे रखा था हमें 2:1। ये हो गए हमारे 4,500। ये हमारा कौन सा खाता पूरा हुआ? रिवॉल्यूशन। उसके बाद वापस वही पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल में वापस सबसे पहले बाय बैलेंस BD, ए और बी की कैपिटल। ए की कैपिटल क्वेश्चन में थी 40,000, बी की कैपिटल क्वेश्चन में थी 30,000। फिर बाय कैश, कौन सा कैश आता है यहाँ पर? जो सी लेके आता है, लेकिन हमें अभी तक नहीं पता, इसलिए इसको लिख कर छोड़ देंगे। फिर गुडविल, गुडविल सी अपने हिस्से की गुडविल के लेके आता है 10,000 रुपये। तुम त्याग का अनुपात निकाल के देखना, बार बार नहीं बता रही हूँ, पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ। तो त्याग कौन करेगा? सिर्फ ए का ही आएगा। तो त्याग का अनुपात ए का आया तो ए के हिस्से में पूरी गुडविल का अमाउंट आ जाएगा। गुडविल ए में क्यों आई? क्योंकि त्याग किसने करा? सिर्फ ए ने किया। नया अनुपात क्वेश्चन में दे रखा है 3:2:1, पुराना अनुपात 2:1 है। त्याग का अनुपात निकालना मैंने तुम्हें सूत्र में बताया था। त्याग कर निकालोगे तो ए का त्याग आएगा 10, सिर्फ ए का ही त्याग आएगा, तो पूरी गुडविल किस में ट्रांसफ़र हो जाएगी? ए में ट्रांसफ़र हो जाएगी। फिर बैलेंस शीट में रिज़र्व दे रखा था, तो वो रिज़र्व भी हम यहाँ पर बांट देंगे। तो 2:1 में बांटेंगे तो 8,000 और 4,000 रुपये दोनों का रिज़र्व का अमाउंट बढ़ जाएगा। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल बाय में आया था रिवॉल्यूशन में, तो यहाँ पर किस में आ जाएगा? 2 में। 2 रिवॉल्यूशन 1,000 और 500। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे? पुराने साझेदारों की पूंजी का बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट करेंगे। तो पुराने साझेदारों की पूंजी की जोड़ लगाएंगे। पुराने साझेदारों की पूंजी का जोड़ आएगा आपके पास 40,000, 10,000 और 8,000, 58,000। बी का आएगा 30 और 4 34,000। यहाँ पर निकालेंगे टू बैलेंस CD। 58,000 माइनस 1,000 57,000, 34,000 माइनस 500 कितना आया? 33,500। तो बी और सी का तो ए और बी का तो क्या हो गया? हमारे कंप्लीट हो गया। अब हमें ए और बी में तो देखना ही नहीं है। अब हमें किसकी निकालनी है? सिर्फ सी का ये वाला पॉइंट निकालना है। ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए और बी का जो पुराने साझेदार की पूंजी है उसकी पूंजी के आधार पर निकालेंगे। तो ए की पूंजी का बैलेंस कितना रहा? 57,000। बी की पूंजी का बैलेंस कितना है? 33,500। 57,000 प्लस 33,500, इन दोनों की पूंजी का जोड़ोगे तो ये आएगा 90,500। और इन दोनों की का लाभों में हिस्सा नए आने वाले को कितना हिस्सा दिया था हमने? जब सी को प्रवेश दिया था तो सी लाभों में 1/6 हिस्से के लिए प्रवेश दिया था। तो 1/6 अगर सी का है तो ए और बी का कितना होगा? 5/6 होगा। 5/6 के लिए पूंजी कितनी है? 90,500। 5/6 के लिए पूंजी कितनी है? 90,500। तो 1/6 के लिए कितनी होगी? इसको इक्वेशन को बना के सॉल्व करोगे तो 90,500 इंटू 5/6 इंटू 6/5 ऑपोजिट हो जाता है। 1/5 को भी उल्टा किया था तो इसको भी ऑपोजिट करेंगे तो 6/5 और ये आएगा 1/6। ये निकालोगे तो ये किसकी पूंजी आएगी? आपके पास सी की पूंजी आएगी। 6/5 इंटू 1/6 करेंगे 18,100, यानी सी की पूंजी कितनी आएगी? 18,100। तो यहाँ पर भी 18,100 लिखेंगे। बाय कैश कितना लिखेंगे? 18,100। और टोटल में भी कितना लिख देंगे? 18,100। इस तरह पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर। ये कैसे किया? ए का हिस्सा कितना है? 1/6 है। सी का हिस्सा कितना है? 1/6 है। तो ए और बी का हिस्सा कितना हो जाएगा? 5/6। ऑपोजिट करेंगे 90,500 इंटू 5/6 की जगह क्या करेंगे? 6/5 इंटू 1/6। सी का हिस्सा कितना आएगा? 18,100। टू बैलेंस CD 18,100 यहाँ पर आ गया। 58,000, 34,000 और 18,100। सी के हिस्सा यहाँ पर बाय कैश का अमाउंट आ गया 18,100। इसी के अकॉर्डिंग अब हम लास्ट में क्या बनाएंगे? इसकी बैलेंस शीट बनाएंगे। तो जब बैलेंस शीट बनाओगे तो कैश का अमाउंट कितना लिखेंगे? पुरानी बैलेंस शीट में कैश का अमाउंट कुछ भी नहीं दे रखा था, तो 18,100 तो सी लेके आया कैश के,
कैपिटल के और 10,000 रुपये किसके लेके आया, गुडविल के। तो 18,100 प्लस ये दोनों मिलाओगे तो यहाँ पर आ जाएगा 28,100 तो कैश के। फिर उसके डेटर्स का अमाउंट माइनस प्लस करोगे तो 36,500 ये डेटर में से माइनस करने पर आएगा। फिर स्टॉक बैलेंस शीट में दे रखे थे पुराने वाली को लेते हुए 20,000। फिर आपका इन्वेस्टमेंट में क्या हो गई थी, कमी हो गई थी, तो कितना आ जाएगा 28,000 रुपये। फिर नेक्स्ट है आपका बिल्डिंग में 25,000 और एक नई एसेट्स हमने और जोड़ी थी कंप्यूटर के नाम की, तो कंप्यूटर और जोड़ दिया, यह आ गया आपके पास 2,600 की कंप्यूटर। लायबिलिटी पक्ष में बैंक ओवरड्राफ्ट जो बैलेंस शीट में दे रखा था 12,000 रुपये। फिर क्रेडिटर में हमने रिज़र्व बनाया था 400 रुपये का, तो 20,000 में से 400 रुपये का रिज़र्व माइनस करोगे, ये आएगा 19,600। और फिर लिखोगे आप कैपिटल ए, बी और सी की। ए की कैपिटल 57,000 हमने बैलेंसिंग फिगर से निकाली, बी की कैपिटल 33,500 हमने निकाली, और दोनों साझेदारों की पूंजी के आधार पर सी की कैपिटल निकाली 18,100। बैलेंस शीट की टोटल मैच करोगे तो ये आएगी 1,40,200 रुपये। ये होगा पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना। पार्टनरशिप सेकंड और आपका फर्स्ट टेस्ट का कोर्स भी यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू।